स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे डॉपलर इफेक्ट को कि व्हाट इज मेंट बाय डॉपलर इफेक्ट। इसके जो डिफरेंट केसेस हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन हैं, उनके जो एक्सप्रेशंस हैं वो किस तरह से आप लोगों ने मेमोराइज करने हैं और उन एक्सप्रेशंस से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। तो आइए बेटा, सबसे पहले ये देखते हैं कि डॉपलर इफेक्ट है क्या। डॉपलर इफेक्ट को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अपीरेंट चेंज in the frequency apparent change in the frequency of sound waves due to relative motion between source and observer. Apparent change in the frequency of sound waves due to relative motion between source and observer. तो ये बच्चों हम लोगों ने सिंपली डिफाइन कर लिया कि असल में डॉपलर इफेक्ट है क्या। तो इसका मतलब है डेफिनेशन से हमें यह बात समझ में आई कि फ्रीक्वेंसी में अपीरेंट चेंज आएगा। कब? नंबर वन, रिलेटिव मोशन की वजह से। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो रिलेटिव मोशन हो, दूसरी बात किस किस के दरमियान? सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान। ये दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और तीसरी चीज जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था वो क्या है जी? अपीरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ये तीन चीजें हो गई जी टोटल। पहली बात कि अगर रिलेटिव मोशन है सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान, तो फिर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी में अपीरेंट चेंज आएगा। इसे डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सोर्स हूं, मैं बोल रहा हूं, तो मेरा जो साउंड आप तक पहुंच रहा है, बेसिकली ये साउंड की फ्रीक्वेंसी में अपीरेंट चेंज आएगा। लेट्स सपोज अगर कोई यहां पे एक ऑब्जर्वर है और मैं हूं, मैं सोर्स हूं और मेरे साउंड को सुनने वाला कौन है? ऑब्जर्वर है। तो अगर सोर्स और उस ऑब्जर्वर हम दोनों के दरमियान रिलेटिव मोशन होगी, तो जो साउंड उसके कानों तक पहुंच रहा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी में अपीरेंट चेंज आ जाएगा। इस चीज को हम लोग डॉपलर इफेक्ट का नाम देते हैं। तीन पॉइंट्स आप लोगों ने ये याद रखने हैं। अच्छा, अब यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है, साउंड वेव्स। तो बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि शायद ये जो डॉपलर इफेक्ट है सिर्फ साउंड वेव्स के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है। तो दूसरी जो अहम बात है इसमें इंपॉर्टेंट, वो ये है जी, डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ साउंड एंड लाइट वेव्स। एप्लीकेबल फॉर साउंड एंड लाइट वेव्स। तो यहां से एक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये सिर्फ साउंड वेव्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। डॉपलर इफेक्ट साउंड पर भी एप्लीकेबल होगा और उसके साथ साथ लाइट वेव्स पर भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है। अब बेटा हम क्या करेंगे, अपनी टेक्स्ट बुक से डिफरेंट जो केसेस हैं उन्हें डिस्क्राइब करेंगे कि वो जो डिफरेंट केसेस हैं बेसिकली वो क्या है, वो क्या बताना चाह रहे हैं और उनके एक्सप्रेशंस कैसे आते हैं। एक्चुअली आप लोगों ने यहां से क्या करना होगा, जब आप अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे होंगे तो बेटा आपने उन एक्सप्रेशंस को मेमोराइज करना है। और क्वेश्चन जब हम इसके सॉल्व करेंगे तो एक चीज वाजिया तौर पे नजर आ रही होगी कि कौन सा केस है, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट से पता चल जाएगा। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन कौन सा यूटिलाइज होगा और कब होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल केस वन में यहां पे डिस्क्राइब करता हूं। जो फर्स्ट केस है वो ये है कि जो हमारा सोर्स है ना वो स्टैटिक है। ये सोर्स ऑफ साउंड है, ये स्टैटिक है और ये मल्टी डायरेक्शंस में क्या कर रहा है जी? साउंड एमिट कर रहा है। और उस साउंड की स्पीड क्या है? भी मल्टी डायरेक्शंस में कर रहा होगा, लेकिन मैंने अभी जस्ट एक ही डायरेक्शन में शो किया है। वो इस वजह से क्योंकि इसके बिल्कुल सामने मैं शो करूंगा कि एक ऑब्जर्वर है जो टुवर्ड्स मूव कर रहा होगा। तो ये सोर्स स्टैटिक है, तो यहां पर जी एक ऑब्जर्वर है। ठीक है जी, आप उस ऑब्जर्वर को ए का नाम दे दें, बी का नाम दे दें, जो मर्जी नाम दे दें। सिंपल, ये एक ए ऑब्जर्वर है और ये टुवर्ड्स मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है व्हेन एन ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स ए स्टेशनरी सोर्स, सोर्स स्टेशनरी है और एक ऑब्जर्वर किस स्पीड या किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? यू नॉट के साथ मूव कर रहा है। बेटा पीछे प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में जहां पे रिलेटिव वेलोसिटी और स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वहां पे आप ये बात पढ़ के आ चुके हैं कि ये देखिए साउंड जा रहा है इधर और ऑब्जर्वर की स्पीड किधर है? इधर।
तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड्स होती हैं वो बेसिकली ऐड हो जाती हैं। तो इसकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एमिट हो रही है ना, उस फ्रीक्वेंसी का नाम है सिंपली एफ, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अब दोनों में क्या है, रिलेटिव मोशन, ये स्टैटिक है, ये इसकी तरफ मूव कर रहा है, तो ये ऑब्जर्वर जो इसकी फ्रीक्वेंसी को सुनेगा वो इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, और वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ डैश। तो अब ये ऑब्जर्वर जो इस सोर्स के साउंड की फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व कर रहा होगा, हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस यू नॉट ओवर वी इंटू एफ। ये जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसे याद रखिएगा। अब इसमें से कुछ टर्म्स हैं बेटा जो मैं आपको डिफाइन करने लगा हूं ताकि आप लोगों के लिए क्लैरिफाई हो जाए। एफ डैश क्या है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, वी क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, और यू नॉट क्या है, ये बेसिकली यू नॉट है, इट इज द स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है सोर्स की तरफ। आइए अब सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। सेकंड केस ये है जी, इसमें क्या होगा, ये जो सोर्स है ये स्टैटिक है, u बेसिकली स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये u स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, s फॉर सोर्स, तो सोर्स स्टैटिक है, क्या कर रहा है, साउंड एमिट कर रहा है, मल्टी डायरेक्शंस में कर रहा होगा, और उस साउंड की स्पीड क्या है, v है। अब एक ऑब्जर्वर है, मैं लेट्स सपोज के वो ऑब्जर्वर है b, और वो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, इस सोर्स से अवे मूव कर रहा है, मतलब उसकी जो स्पीड है वो इस डायरेक्शन में है, और स्पीड क्या है, u नॉट। तो ये क्या बना, केस ये बनेगा, व्हेन एन ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम ए स्टेशनरी सोर्स, सोर्स साकिन है, स्टैटिक है, स्टेशनरी है, और जो ऑब्जर्वर है वो इससे अवे मूव कर रहा है। अब देखें ये दोनों स्पीड्स क्या हैं, सेम डायरेक्शन में। अभी मैंने आपको बताया आप रिलेटिव वेलोसिटी या स्पीड का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जानते हैं, तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड होती हैं तो सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। तो बेटा अब जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ये इमिट कर रहा था साउंड की वो एफ है, जो ये सुनेगा वो एफ डैश है, ये जो ऑब्जर्व करेगा ये भी कह सकते हैं। तो अब जो एक और फॉर्मूला है वो होगा एफ डैश इज इक्वल टू वी माइनस यू नॉट ओवर वी इंटू एफ। ठीक है जी। अब यहां पे फिर टर्म्स मैं आपको बता देता हूं, ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, v इज द स्पीड ऑफ साउंड, और u नॉट उस ऑब्जर्वर की स्पीड है जो इस सोर्स से अवे मूव कर रहा है। ये सेकंड जो बेटा फॉर्मूला ये भी आपने बड़े अच्छे से याद रखना है। अच्छा जी, अब पहले दो केसेस आप लोगों ने देखे कि जिसमें जो सोर्स था वो क्या था, सोर्स ऑफ साउंड स्टैटिक था, और जो ऑब्जर्वर था वो टुवर्ड्स मूव कर रहा था और अवे मूव कर रहा था। अब जो अगले दो केसेस हैं उसमें क्या होगा, उसमें जो ऑब्जर्वर होगा वो स्टैटिक होगा, और जो सोर्स ऑफ साउंड है वो टुवर्ड्स मूव करेगा या अवे मूव करेगा। तो आइए अब वो देखते हैं। तो थर्ड केस है जी, लेट्स सपोज बेटा कि ये हमारा ऑब्जर्वर है और ये क्या है, स्टैटिक है। ठीक है जी। और यहां पर एक सोर्स है जो कि मूव कर रहा है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। तो जैसे जैसे सोर्स मूव करेगा, लेट्स से ये सोर्स है मूव कर रहा है, ये वेव्स इमिट कर रहा होगा। इस तरीके से डायग्राम आपकी बुक में बनी होगी, आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये जो सोर्स है इसकी जो स्पीड होगी ये यूएस होगी, अब ये जीरो नहीं होगी। ठीक है। और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये सोर्स साथ साथ क्या कर रहा है, एक तो ये स्टैटिक ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, स्पीड यूएस से, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है कि ये मल्टी डायरेक्शंस में इधर इधर हर तरफ साउंड भी एमिट कर रहा है। तो लेट्स से मैं सिर्फ इस डायरेक्शन में साउंड ले रहा हूं कि साउंड की भी स्पीड क्या है, लेट्स से v। तो ये आपको दो वेक्टर्स नजर आ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में दो स्पीड्स नजर आ रही हैं, तो हम इन्हें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। अब जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ये इमिट कर रहा होगा वो होगी f, ठीक है, और ये जो सुन रहा होगा वो होगी f डैश। तो अब जो फ्रीक्वेंसी होगी f डैश वो किसके इक्वल होगी, v ओवर v माइनस यू नॉट इंटू f। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि f रियल फ्रीक्वेंसी है, v स्पीड ऑफ साउंड है, यहां पे us आएगा, us इस वजह से आएगा क्योंकि us अब जीरो नहीं है, u नॉट नहीं आ सकता क्योंकि u नॉट क्या है, जीरो है, तो यहां पे us आएगा। us इज द स्पीड ऑफ सोर्स, v स्पीड ऑफ साउंड। अब एक और लास्ट केस डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको इसकी सिग्निफिकेंस समझाता हूं। वो ये है बेटा कि सपोज कर ले यहां पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, और ये ऑब्जर्वर क्या था,
रेस्ट पे। अब अगर इसके लिहाज से देखा जाए तो ये जो सोर्स है ये इस ऑब्जर्वर से अवे मूव कर रहा है। ये वाला केस तो डिस्कस कर लिया ना कि जिसकी तरफ मूव कर रहा है वो हमने डिस्कस कर लिया, इससे अवे मूव कर रहा है। मैंने अभी बताया था कि इस सोर्स की जो साउंड होगी वो तो हर तरफ जाएगी, तो इसकी एक साउंड इधर भी जा रही होगी इस तरीके से, इसे मैं v कंसीडर करूंगा। ये साउंड की स्पीड है, सोर्स इस तरफ जा रहा है, स्पीड ऑफ साउंड उसके लिए जो ऑब्जर्व होनी है वो इधर है, तो ये वाले दो वेक्टर्स क्या हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बेटा अब जो फोर्थ केस है हमारे पास, इस फोर्थ केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी एफ डैश वो होगी v ओवर v प्लस यूएस इंटू एफ। एफ क्या है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, एफ डैश क्या है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी। अब आपको दो तीन चीजें बताता हूं रियल लाइफ से, आप इसे कैसे इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। देखें ये सोर्स क्या है, स्टैटिक, ठीक है, और ये ऑब्जर्वर इसकी तरफ मूव कर रहा है। तो जब ये ऑब्जर्वर इसकी तरफ मूव कर रहा है तो ये जो फ्रीक्वेंसी सुन रहा होगा वो फ्रीक्वेंसी एक्चुअल से ज्यादा होगी। तो फर्स्ट केस के लिए मैं कह सकता हूं कि एफ डैश विल बी ग्रेटर देन एफ, ये बात याद रखिएगा, ठीक है जी। उसके बाद जी सेकंड जो है केस वो देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि ये ऑब्जर्वर है और ये इस सोर्स से अवे मूव कर रहा है। अब जैसे जैसे ये दूर जाता जाएगा तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसे कम सुनाई देगी। तो सेकंड केस के लिए मैं लिखूंगा एफ डैश यानी एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन रियल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब अगले जो दो केसेस हैं उसमें सोर्स मूव कर रहा था और ऑब्जर्वर स्टैटिक था। तो जब ये सोर्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर मूव कर रहा था तो अब इस ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी फील होगी ये एफ डैश ये ग्रेटर होगी उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से, ठीक है जी। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं जी क्या हो रहा है। यहां पर बेटा वो ये बात कर रहा है कि ये हमारे पास ऑब्जर्वर है, ये सोर्स अवे मूव कर रहा था, तो अब ये जो फ्रीक्वेंसी सुन रहा होगा वो फ्रीक्वेंसी होगी कम। तो मैं यहां के लिए मेंशन कर सकता हूं कि एफ डैश इज लेस देन एफ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये डायग्राम ऐसे क्यों ड्रॉ किया, ठीक है। ये जो दो बेसिकली आपको वेव फ्रंट्स नजर आ रही हैं, दो लाइंस नजर आ रही हैं, इन दो कंसेक्यूटिव लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है आप उसे लैम्डा कहते हैं, ठीक है। तो देखें जैसे जैसे ये सोर्स इस ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तो सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान नंबर ऑफ वेव्स कंप्रेस होना शुरू हो जाएंगी। सेम नंबर ऑफ वेव्स, फर्ज करें पहले वेव थी ऐसे, जब सेम नंबर ऑफ वेव्स कंप्रेस होंगी तो अब ये वेव कुछ ऐसे हो जाएगी। जब ये वेव ऐसे हो जाएगी तो बेटा इसका मतलब है, अब आप लोगों को पता है लैम्डा का कॉन्सेप्ट, मैंने पहले भी आपको सिखाया, तो इसका मतलब है कि लैम्डा क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो इसका दूसरा मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ठीक है। यहां पर क्या होगा देखें जरा, जैसे जैसे ये अवे मूव करता जा रहा है तो लैम्डा यहां पर देखें ज्यादा है और इसके करीब जाते हुए लैम्डा कम है। तो इसका मतलब ये हुआ, हमने ये सीखा कि जब सोर्स मूव करेगा तो वेवलेंथ में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। और जब सोर्स इस ऑब्जर्वर से अवे मूव कर रहा है तो ये जो वेवलेंथ है ये क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। इसका मतलब है वेवलेंथ में शिफ्ट आ रहा है, वेवलेंथ में चेंज आ रहा है, इसे डॉपलर शिफ्ट का नाम देते हैं। तो आइए अब जरा डॉपलर शिफ्ट को भी डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय डॉपलर शिफ्ट। डॉपलर शिफ्ट किसे कहते हैं बेटा, डॉपलर शिफ्ट को डेल्टा लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर फॉर्मूला मौजूद है, डेल्टा लैम्डा चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू यू एस ओवर एफ। अब एक बड़ी जबरदस्त बात इस फॉर्मूला से मुझे नजर आ रही है, डेल्टा लैम्डा इसे कहते हैं डॉपलर शिफ्ट, वेवलेंथ में चेंज का आना। तो डॉपलर शिफ्ट किसके साथ एसोसिएटेड है, देखिए फॉर्मूला बता रहा है इट इज एसोसिएटेड विद द स्पीड ऑफ सोर्स। तो मुझे बताएं, चार केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए, इन चार केसेस में से वो कौन सा केस है जिसमें वेवलेंथ में चेंज आ रहा है। वो वाले दो केस होंगे जिसमें सोर्स मूविंग होगा। सोर्स किन में मूविंग है, थर्ड केस और फोर्थ केस में डॉपलर शिफ्ट आएगा। डॉपलर शिफ्ट पहले दो केसेस में हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं क्योंकि उस केस में जो सोर्स है वो क्या है, स्टैटिक है। अब बच्चों ये चार फॉर्मूलाज हैं। अब मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताता हूं कि हम इन चारों फॉर्मूलाज को सिर्फ एक सिंगल एक्सप्रेशन से भी याद रख सकते हैं। वो एक्सप्रेशन शॉर्टकट के तौर पे याद रखिएगा, वो ये है एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस माइनस यू नॉट ओवर वी प्लस माइनस यू एस, ठीक है जी।
इंटू एफ। इसलिए मैंने आपको साथ साथ ना ये रिलेटिव वेलोसिटी या स्पीड का कॉन्सेप्ट दिया था कि कब ऐड करेंगे कब सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए यहां पे प्लस माइनस आ रहा है। और एक मजे की बात बताता हूं, यहां पर सोर्स क्या था, स्टैटिक। तो फर्स्ट केस के लिए ये फॉर्मूला कैसे बनेगा जरा देखिए, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। एक मैं आपको सिखा दूंगा बेटा, बाकी आप खुद इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट केस में आपको बताता हूं, फर्स्ट केस में सोर्स की स्पीड क्या है, 0। तो इसका मतलब है कि यूएस की जगह क्या आ जाएगा सॉरी, यूएस की जगह क्या आ जाएगा, 0। और देखें जरा, जो ऑब्जर्वर है वो यू नॉट स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट। तो क्या होंगे, ऐड। तो इसका मतलब ऊपर आ जाएगा v, माइनस नहीं आएगा, v प्लस यू नॉट। यूएस क्या हो गया, 0, v प्लस माइनस 0, तो नीचे डिनोमिनेटर में सिंपली क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि बेटा ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट का पता हो रिलेटिव स्पीड का कि कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा, ठीक है, तो आप इस एक फॉर्मूला से चारों फॉर्मूलाज को डिराइव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो देखिए जरा, हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है, दैट इज व्हेन एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स ए सोर्स विद ए वेलोसिटी u नॉट, देन द मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी fa बिकम्स। तो बेटा याद रखिएगा, ये जो आप अभी स्क्रीन के ऊपर एमसीक्यू देख रहे हैं, ये लास्ट ईयर यूएचएस ने दिया था, मतलब ये एक ओरिजिनल क्वेश्चन है, पास पेपर का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखें, सिंपल एक्सप्रेशन पूछा हुआ है, तो बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि शायद बहुत मुश्किल किस्म का क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, टेक्स्ट बुक की रीडिंग कीजिए। टेक्स्ट बुक की रीडिंग करने के बाद जो आज आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा या सीखा, टेक्स्ट बुक की रीडिंग करने के बाद उसकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर अपना एनालिसिस कीजिए कि कौन कौन से पॉइंट्स वीक हैं आपके। तो देखें बेटा, क्वेश्चन में मेंशन है व्हेन एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स सोर्स विद ए वेलोसिटी u नॉट। अब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो आप लोगों ने पढ़ा था कि जब एक ऑब्जर्वर मूव करता है सोर्स की तरफ, तो उसका जो फॉर्मूला है बेटा, दैट इज आंसर इज चार्ली। चार्ली में गिवन है fa इज इक्वल टू v प्लस यू नॉट ओवर v इंटू एफ। ये सिंपली अभी जो हमने लेक्चर में फर्स्ट केस डिस्कस किया था, ये वो है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज डॉपलर्स इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर। लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ साउंड एंड लाइट वेव्स, ठीक है। तो अल्फा में देखें क्या लिखा हुआ है, माइक्रोवेव्स। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से है ना माइक्रोवेव्स, तो बेसिकली ये ईएम वेव्स हैं, तो इन पे एप्लीकेबल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब उसने एक जनरल नाम ले लिया ना, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर रेडियो वेव्स भी हैं, माइक्रोवेव्स भी हैं, एक्स रेज भी हैं, गैमा रेज भी हैं, लेकिन ओवरऑल उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बीटा भी ठीक है, जिस पे भी एप्लीकेबल है। चार्ली अल्ट्रासोनिक। अब बेटा यहां पे एक बात जरा सुन लीजिए, साउंड का टॉपिक हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं कि साउंड ना अपनी फ्रीक्वेंसी के एतबार से 3 तरह का होता है। इंफ्रासोनिक, यानी अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज हो साउंड के, तो हम उसे इंफ्रासोनिक कहते हैं, ठीक है। ऑडिबल, जो हम इंसान सुनते हैं, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। और एक होती है अल्ट्रासोनिक्स, यानी ऐसी साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से भी क्या होती है, ग्रेटर। तो चार्ली में लिखा हुआ है अल्ट्रासोनिक, तो बेसिकली ये साउंड है, एक ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है। तो डॉपलर इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे और साउंड पे एप्लीकेबल है। इसके अलावा देखें, अब डेल्टा, अब आपको आंसर भी पता चल गया होगा, डेल्टा में लिखा हुआ है स्टैंडिंग वेव्स, ये बेसिकली स्टेशनरी वेव की बात कर रहा है, तो इन पे ये एप्लीकेबल नहीं है। तो बेटा गिवन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, दैट इज डेल्टा, स्टैंडिंग वेव्स। नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा, डॉपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन अल्फा, द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव बीटा, द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द लिजनर, चार्ली द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, और डेल्टा में लिखा हुआ जी ऑल ऑफ दीज। बेटा अभी हम लोगों ने डॉपलर शिफ्ट यानी डेल्टा लेम्डा को डिस्कस किया था। तो जो डॉपलर शिफ्ट है ये बेसिकली होता है यूएस इंटू एफ। तो देखिए जो डेल्टा लेम्डा है ये डिपेंड किस पे कर रहा है, सोर्स की स्पीड पे और फ्रीक्वेंसी पे। क्या अभी आपने इसमें कोई डिस्टेंस देखा है, क्या ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, या इस फॉर्मूला के अंदर कहीं पर भी आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है। अब इस आप एफ को लिख सकते हैं वी और वेवलेंथ की फॉर्म में। तो बेटा गिवन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, दैट इज बीटा, द डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम द लिजनर। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता ये डेल्टा लैम्डा या डॉपलर शिफ्ट। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू है, a source of sound moves towards a stationary observer with a speed of 1/3 of speed of sound.
विद ए स्पीड ऑफ 1/3 ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने लिख लिया है, ठीक है जी, आपने ये याद रखना है। अ सोर्स ऑफ साउंड। अब बच्चे अक्सर ये पूछते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो 4 फॉर्मूलाज आपने बना के दिए थे इनमें से कौन सा फॉर्मूला किसी क्वेश्चन में लगेगा। बेटा देखिए आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि कौन सा केस है। अ सोर्स ऑफ साउंड मूव्स टुवर्ड्स ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो ये थर्ड केस की बात कर रहा है वो। with a speed of 1/3 of speed of sound, if the frequency of the sound from the source is 100 hertz, actual frequency given है, the apparent frequency of the sound heard by the observer is alpha 67 hertz, beta 150 hertz, charlie 100 hertz, delta 75 hertz। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। बेटा फॉर्मूला यहां पे जो अप्लाई होगा वो होगा f dash is equal to v over v minus us into f। अब देखिए v as it is over v minus, ये जो यूएस है उसने बोला ना ये सोर्स की स्पीड है, तो ये मैंने आपको बताया कि स्पीड को आप क्या करेंगे, बेसिकली v/3 पुट कर देंगे। तो ये सोर्स की स्पीड है, सोर्स की स्पीड कितनी है, साउंड की स्पीड का 1/3, तो इस यूएस की जगह मैं लिख दूंगा v/3, ठीक है जी, और साथ f एज इट इज आएगा। तो बेटा इसे फर्दर सॉल्व करें, f डैश इज इक्वल टू, देखें v एज इट इज आएगा, नीचे आप एलसीएम ले सकते हैं, 3 आ जाएगा, ये बनेगा 3v माइनस v इंटू एफ, 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा जी 3v ओवर 2v इंटू एफ। तो बेटा v से कैंसिल हो जाएगा, तो f सिंपली हमारे पास आ जाएगा 3/2f। अब बेटा देखें हमारे पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी गिवन है, वो कितनी बन जाएगी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 3 एज इट इज, 2 एज इट इज, और जो फ्रीक्वेंसी है वो है जी 100, ठीक है। तो 3/2 का मतलब 1.5 भी होता है, जब आप उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 150 हर्ट्ज बन जाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको ये सारा सॉल्व करके दिया। तो क्वेश्चन आसान होता है, जस्ट कैलकुलेशन से आप लोग डरते हैं, तो आप अच्छी प्रैक्टिस कीजिए और कैलकुलेशन को मास्टर कर लीजिए। तो बेटा जो गिवन ऑप्शंस में से ठीक ऑप्शन है दैट इज बीटा 150 हर्ट्ज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी An observer moves towards a stationary source of sound with a speed of 1/5 of speed of sound। अच्छा गौर कीजिए जरा, अब मुझे सोच के बताइए या अपने तौर पे सोचिए कि यहां पर कौन सा एक्सप्रेशन, केसेस में से कौन सा यहां पे एक्सप्रेशन यूज होगा। हमें स्टेटमेंट से साफ नजर आ रहा है, एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स ए स्टेशनरी सोर्स, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है स्टेशनरी सोर्स की तरफ, तो ये फर्स्ट केस बन गया जो अभी हम लेक्चर में पढ़ के आए हैं। और स्पीड कितनी है, 1/5 ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। पूछा क्या, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एपरेंट फ्रीक्वेंसी। अब इसके सोल्यूशन को जरा गौर से देखिएगा कि इसे मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। ये मैंने लेक्चर में आपको इस वजह से करवाया कि अगर बेटा आपको परसेंटेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे कैसे टैकल करते हैं। तो आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रीक्वेंसी एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस यू नॉट ओवर वी इंटू एफ, ठीक है। और देखें क्या गिवन है, टुवर्ड्स ए स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड विद स्पीड ऑफ 1/5 ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। तो जो ऑब्जर्वर की स्पीड है देखें ये बन जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस, ऑब्जर्वर की स्पीड की जगह लिख दीजिए v डिवाइडेड बाय 5, डिनोमिनेटर में v आ जाएगा, साथ इसी तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद बेटा आप ऊपर एलसीएम ले लें जरा, एलसीएम जब लेंगे तो ये बनेगा एफ डैश इज इक्वल टू एलसीएम 5 आ जाएगा, ये बनेगा 5v प्लस v डिवाइडेड बाय v इंटू एफ। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर 6v, ये बनेगा 6v ओवर 5 को नीचे ले आए 5v इंटू एफ। बेटा v को v से कैंसिल कर दें तो 6 डिवाइडेड बाय 5 ये 1.2 होता है, तो ये बन जाएगा 1.2 एफ। अब यहां से बात समझने वाली है, 1.2 है ना, तो मेरा बेटा क्या आप इसे यूं नहीं लिख सकते 1 प्लस 0.2 इंटू एफ। और आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में इंक्रीज्ड बाय वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी को 1 कंसीडर कर लें या 100% कंसीडर कर लें, तो ये 1 कंसीडर किया। अब उसमें इंक्रीज कितने का आ रहा है ये देखें 0.2, तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो बेटा ये बन जाएगा 20%। तो कितना इंक्रीज आया फ्रीक्वेंसी में, 20% इंक्रीज आया। तो इसका मतलब है बेटा गिवन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है दैट इज बीटा 20%। अब बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टार्स मूविंग टुवर्ड्स अर्थ शोज। एक बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा बेटा, आपकी टेक्स्ट बुक में जो डॉपलर की एप्लीकेशंस हैं, डॉपलर इफेक्ट की,
आप उसकी टेक्स्ट बुक की रीडिंग खुद कीजिए। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट की सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो जो डॉपलर्स इफेक्ट की एप्लीकेशंस हैं वो आपने टेक्स्ट बुक से बड़े अच्छे तरीके से पढ़नी है। ये वहीं से एक बात है। कहता जी स्टार्स मूविंग टूवर्ड्स अर्थ शोज अल्फा, ब्लू शिफ्ट, बीटा, नो शिफ्ट, चार्ली, रेड शिफ्ट, डेल्टा, मे बी ए, मे बी बी डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ स्टार्स। अच्छा बात क्या कर रहा है, स्टार्स मूविंग टूवर्ड्स अर्थ। अब ये देखें जरा, लेट्स से मैं कहता हूं कि ये अर्थ है, इसे अर्थ कंसीडर कर ले और यहां पे एक बड़ा सा स्टार होगा, ये कोई स्टार है, ठीक है जी। और स्टार क्या कर रहा है, स्टार इज मूविंग टूवर्ड्स अर्थ। तो आपको पता है स्टार्स लाइट इमिट कर रहे होते हैं, तो ये सोर्स है, सोर्स स्टैटिक ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है रिलेटिव में, तो इनके दरमियान जो वेवलेंथ है वो कंप्रेस हो जाएगी। अब ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने पहले भी बताया है, तो वेवलेंथ क्या हो गई, कम, ठीक है जी। अब आप लोग जानते हो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल रीजन है वहां आप एनर्जी के लिए यूज करते हो E इज इक्वल टू HC ओवर लेमडा। तो अगर लेमडा कम हो गया तो कलर वो होना चाहिए जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है जी। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगी विजिबल स्पेक्ट्रम में, अगर आप गौर करें तो बेटा वो ब्लू की होगी, ठीक है जी। तो गिवन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ कम होती है ना, तो बेटा ब्लू शिफ्ट आएगा, इसलिए अल्फा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ये आपकी टेक्स्ट बुक की लाइन है बेसिकली, साइड इंफॉर्मेशन, बैट्स नेविगेट एंड फाइंड फूड बाय, तो सिंपल से इसका आंसर है चार्ली इकोलोकेशन, ठीक है जी।